नमस्कार, मैं हूँ विकास दुग्गल और आप जुड़ चुके हैं वीडी ब्लॉग के साथ। जैसा कि आपको पता है कि प्रथम चरण में बस्तर का मतदान होना है और जिसकी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है और आज नामांकन भरने की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है और आज चुनाव चिन्ह आवंटित भी हो जाएंगे। कल तक 12 लोगों के नाम थे, लेकिन स्क्रूटनी के बाद 11 प्रत्याशी ही अब इस लोकसभा के मैदान पर है और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि इनमें से भी कोई नाम वापस लेता है या नहीं लेता है। खैर, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, लेकिन आज मैं आपको बस्तर लोकसभा से लड़ने वाले एक ऐसे प्रत्याशी से मुलाकात कर रहा हूं जिसने अपना सारा जीवन बीजापुर के अंदर एक गांव में रहकर गुजारा है और जिस विषम परिस्थितियों में आज वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान पर आए हैं, उनके बारे में आपको उनसे मैं पूरी जानकारी बताता हूं और वो क्यों इस मैदान पर आए हैं, जबकि वो पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं। मैं आपको मुलाकात करा रहा हूं एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गोटा जी से। जी, ऐसी क्या स्थिति बन गई कि आप चुनाव के मैदान पर आ गए? क्या आपको एमबीबीएस का प्रोफेशन पसंद नहीं आया और आपको राजनीति पास आ गई? नहीं, एक्चुअली में बात ऐसी है कि राजनीति तो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन जब परिस्थिति मेरे साथ ऐसा बनी तो मेरे को मजबूर होकर यहाँ पे आना पड़ा। मैं जब पास आउट होके आया यहाँ पे, जैसे उसके बाद क्या होता है, मेरा भाई का अपहरण कर लिया जाता है। तो अपहरण करने के बाद मेरे पास कोई सुविधा नहीं है बचाने के लिए। मैं शासन और प्रशासन से गुहार लगाता हूँ दिन भर रात भर, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं रहता। इस परिस्थिति में मेरे को चुनाव लड़ने के लिए आज जिंदा रहना है। मेरे को उस क्षेत्र में जहाँ पर मेरे भाई का अपहरण हुआ था, मेरे पिताजी की हत्या की नक्सलियों ने, लेकिन आज तक मेरे शासन और प्रशासन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस विषम परिस्थिति में मेरे को एक ही विकल्प दिखा, मैं या लोकतंत्र पे भरोसा करूं या मैं नक्सलियों के सामने जाके सरेंडर हो जाऊं। इसलिए मैं लोकतंत्र पे भरोसा करके आज चुनाव के मैदान पे उतरा हूं। तो बहुत चुनौती भी है, बहुत तकलीफें भी है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि इस चुनाव पर जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी, आपके दुख दर्द को समझेगी, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में अब लोगों की संवेदनाएं खत्म हो गई है। लोग सिर्फ विषयों को भटक कर दूसरे विषयों पर वोट दे रहे हैं। तो बस्तर के लाडला होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, आज पढ़े लिखे लोग हैं बस्तर में। ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है वो एक ही परिवार से आने वालों को वोट देंगे। मैं युवा पीढ़ी से बिलोंग करता हूं और एजुकेटेड भी हूं। इस नाते मैं लोकतंत्र पे भरोसा करके मैं मैदान पे आया हूं और पूरा मेरे को बस्तर के जनता पे मेरे को भरोसा है कि वो मेरे साथ न्याय करेगा। तो मैं जहाँ तक आपके बारे में जानकारी लिया तो मुझे पता चला कि आपका जो बैकग्राउंड है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आप लोगों को मदद नहीं की? जब इतनी परेशानी और इतनी विषम परिस्थिति में आपने गुहार नहीं लगाई कि मुझे मदद दीजिए? मैं ऐसा नहीं है, मैं सभी मंत्रियों से बात किया हूँ, लेकिन सब कॉल उठाते हैं, उनके पीए लोग बोलते हैं कि आज कर देंगे, सब आश्वासन ही मिलता है मेरे को और कोई दूसरा चीज मतलब आगे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आज आपके भाई की तबीयत कैसी है जिनके ऊपर हमला हुआ? जो मेरे भाई है आज उसका दोनों मतलब पूरा शरीर पैरालाइज जैसा हो गया। उनको हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी, आज वो न खा पा रहे हैं न टॉयलेट जा पा रहे हैं, तो उनको आज कोमा की स्थिति में, तो पूरा पैर हाथ पैर काम नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है कि बस्तर लोकसभा से कौन सी आवाज जो दिल्ली में पहुंचनी है जिसे आप पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे? देखिए, बस्तर में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज आप देखेंगे गांव गांव जाकर, उन गांवों में सड़कें नहीं हैं। सड़कें, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, ये सब तो मेन मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि बस्तर में हमको जिंदा कैसे रहना है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। तो आपको लगता है कि जब आप लड़ेंगे तो आप चुनाव जीत के दिल्ली पहुंचते तो सबसे पहले इस चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि नक्सलियों से हमको जैसे भी ये निजात दिलाओ, या फिर दूसरे विषयों को भी आप लेना चाहेंगे? नहीं, पर सबसे पहले तो हम लोग को जिंदा रहने का बहुत बड़ा चुनौती है। जिंदा कैसे रहना ये सोचना पड़ेगा। इस बात को हम सदन में उठाएंगे तो और बात करेंगे। तो लंबे समय तक आप बस्तर से दूर थे, विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, तो अब वापस बस्तर आ चुके हैं। बीजापुर के एक कौन सा गांव आपका मैं सुना था? फरसेगढ़। फरसेगढ़। तो बीजापुर से जगदलपुर, जगदलपुर से नारायणपुर, कोंडागांव का कुछ क्षेत्र आता, तो इतने बड़े क्षेत्र को आप कैसे कवर कर पाएंगे?
जी, मेरा तो पिताजी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो उनके सभी शुभचिंतक हैं, वो सब मेरे को जानते हैं। तो मेरे पिताजी का तो सपना था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँ, लेकिन सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया कि मेरे को इधर आना पड़ा। और सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, कोंडागांव हो गया, नारायणपुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा हो गया, सब लोग पहचानते हैं मेरे को। तो उन उन लोग के थ्रू मेरा अच्छा बातचीत परिचय है, जी। परिचय है, समर्थन भी उन लोग दे रहे हैं, तो इसलिए मैं आया हूँ। मैं खुद भी चुनाव, इतना बड़ा फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता था, लेकिन ऐसा माहौल बना कि मेरे को भेजे हैं कि आप लड़िए, आपका कोई बात नहीं सुन रहा है, मेरे को कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं किया। जबकि मेरे पिताजी का हत्या होने के बाद जो सरकारी सुविधा मिलता है, जो सिर्फ मतलब एक हत्या होने के बाद 5 लाख रुपया मिलता है, वही भर मिला मेरे को। और मेरे को अनुकंपा के नाम पे आज तक कोई ऐसा चीज नहीं मिला। नौकरी जो होता है पुनर्वास नीति के उसमें योजना के तहत मिलता है, उसको कहीं अच्छा जगह में सेटल किया जाता है, वो भी मेरे को नहीं दिया गया। जबकि जीरम कांड में होता है तो कर्मा जी भी शहीद हुए, उनके पिताजी को उनके बेटा को डिप्टी कलेक्टर बना देते हैं। और ऐसे ही सब अपने अपने नेताओं के बेटा को, अभी आप देखें सीजीपीएससी का मामला है, उसमें भी सब अपने अपने बच्चों को लगा रहे हैं। तो हम फिर पढ़े लिखे हो कि हम कहाँ जाएंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा आपको लगता है जो बहुत जरूरी है युवाओं के लिए। जी। उसके अलावा और कौन से विषय आपको लगते हैं जो सियासी पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टियों से आपका मुकाबला है, जो कि उसमें बहुत कुछ लगता है, चुनाव लड़ने में लोगों के सपोर्ट के अलावा साधन संसाधन भी लगता है जी। तो उन सब चुनौतियों से आप कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, मेरे तो लड़ाई लड़ना है, मेरे आर पार का लड़ाई है, या मैं लड़ूंगा या मरूंगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं मैदान में आया हूँ। मेरे दूसरा कोई मतलब ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। तो बस्तर के युवाओं का कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? आप चुनाव का आपने नामांकन भर दिया है और अब कल से आपको मैदान में भी उतरना है, तो कैसा माहौल मिल रहा है आपको? कैसा लोग फोन करके बोल रहे होंगे, लोग आपके चाहने वाले बोल रहे होंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? कि देखिए, ये भी बहुत चैलेंजेस स्टोरी है। मैं जब घर से निकला, होली का माहौल है मेरे क्षेत्र में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं धीरे से घर से आ गया, मैं अकेला आ गया, मेरे साथ कोई नहीं था। जब यहाँ आया तो ऐसे ही चर्चा हुआ 2-4 जन से, तो वो फिर अपना संडे मंडे सैटरडे हो गया, छुट्टी था, नामांकन का बातचीत मैं आने के 2 दिन बाद हुआ। मतलब एक दिन मेरे पास शेष था, तो उसी दिन मेरे को डू एंड डाई का डिसाइड करना था। तो नामांकन लेने गया, तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा, तो मैं ले लिया, नामांकन फॉर्म लिया। उसके बाद वकील के पास गया, वकील बोला कि ऐसा ऐसा बात है। तो जब मैं निकला तो अकेला था, आज मेरे साथ हजारों लोग खड़े हैं, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? ये बहुत बड़ी बात है। कोई राजनीतिक पार्टियों से फोन भी आया होगा कि आप नाम वापस ले लीजिए, इस प्रकार का दबाव भी बना हुआ होगा, क्योंकि राजनीति में तो ये सब चलते रहता है। नहीं नहीं नहीं, राजनीतिक पार्टियों में दोनों प्रकाश- पार्टियों से मेरा बहुत अच्छा क्या- संबंध है। क्या प्रकाश के कदम डगमगा जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, दोनों पार्टियों से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, दोनों पार्टियों के नेताओं से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, पारिवारिक संबंध है, ऐसा नहीं है। लेकिन इनका अकड़ बहुत है। मेरे नामांकन भरने के बाद भी मेरे से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। मैं नामांकन वापस ले लेता, कोई नहीं, मेरे से बात तो करते हैं इन लोग, एटलीस्ट बात करना भी इन लोग उचित नहीं समझे। और दूसरा कि मैं 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, शायद शनिवार के दिन था, तो नामांकन लेने से पहले कि मेरे को ये मांग है, मेरा भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप मेरे को जो है ना जांच करवा के दीजिए, क्योंकि मेरे को संदेह है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है विपक्ष का। मेरा भाई बीजेपी के लिए जी जान लगा के काम करता है, और उसके साथ होने के बाद बीजेपी पार्टी अपना हाथ खींच लेता है। तो इसमें कम से कम कुछ नहीं कर सकते आप, तो जांच तो करवा दीजिए। पीड़ा बहुत है आप में जी, मतलब लोकतंत्र की व्यवस्था में पीड़ा भी आपको बहुत करीब से आपने देखी होगी, बहुत तकलीफें आपने देखी है। लेकिन कहते हैं कि आंसुओं से तो समुद्र पार नहीं किया जा सकता, तो वो साहस जुटा लेंगे, लड़ लेंगे, कि अभी भी कहीं ना कहीं मन में डर है कि पीछे हो नहीं, जाऊंगा? डर तो नहीं है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे पिताजी का नक्सलियों के द्वारा हत्या किया गया। अब क्यों हत्या किया गया? सुरक्षा प्रशासन वापस ले ली। कारण क्या है कि प्रशासन को सुरक्षा वापस लेना पड़ा? आप सुरक्षा क्यों नहीं दिए, जबकि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था? आंदोलन चलने के बाद भी
सुरक्षा के देना चाहिए था, आपने सुरक्षा नहीं दिया। मैं आज भी पूछना चाहता हूं कि आप सुरक्षा क्यों नहीं दी? उस समय किसकी सरकार थी? सलवा जुड़ों पे तो सबको और चढ़ा दिया। जब आपके भाई के ऊपर हमला हुआ तब सुरक्षा थी कि नहीं नहीं, उन पे सुरक्षा नहीं था। अब बीजापुर में ऐसा है कि कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता मिले या आम नागरिक मिले, उसकी हत्या कर दो, उस पर मुखबिरी का आरोप लगा दो, या फिर उसको कोई पार्टी का, भाजपा पार्टी का घोषित कर दो, या उसको सलवा जुड़ूं का नेता बता दो। अभी होली में 3 लोग का हत्या हुआ है, जांच में पता चलता है कि वो उसके बाद जांच होता है, तब तक संदिग्ध रहते हैं, उसके जांच के बाद पता चलता है कि उनकी तीनों की हत्या नक्सलियों ने की। भाई आम नागरिक का हत्या नक्सलियों ने क्यों की? अब उसके बाद पता चलता है कि ये मुखबिर कर, हर आदमी मुखबिर करेगा तो हर आदमी को मुखबिर की दृष्टि से देखा जाएगा, तो ऐसे में फिर जनता ही खत्म हो जाएगा। यहाँ प्रकाश के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, मैं लौट आया हूँ और प्रकाश के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। और प्रकाश में बातचीत में थोड़ी सी दर्द भी है, बहुत सारे जिंदगी के बहुत सारे पड़ाव को उसने देखा है और उनको ऐसा लग रहा है कि राजनीति आना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अब उन्हें जिंदा रहने की आवश्यकता है। अपने परिवार को जिस विषम परिस्थिति में वो रोज सुबह शाम देख रहे हैं, उस विषम परिस्थिति को शायद शहर में बैठे हुए हैं और आप समझ में नहीं पा रहे होंगे। तो प्रकाश, मैं भावुकता से थोड़ा अलग हो जाता हूँ क्योंकि जब आपकी कहानी मैं सुन रहा हूँ, एक फिल्म भी आई है बस्तर स्टोरी जी उसमें बहुत सारी स्टोरी को मैंने देखी, फिल्म को देखी है, तो उसमें जो क्रूरता देखी है जी तो दहल सा जाता है, मन एकदम दुखी सा हो जाता है, बहुत परेशान और विचलित भी कर देता है। आपने तो बहुत करीब से ये सब चीज़ों को देखा है, आपने तो ओरिजिनल देखा है, हमने तो सिनेमा में देखा है, आपने तो ओरिजिनल देखा है। जी। तो कभी कभार आपको नहीं लगता है कि अगर आप राजनीति के मैदान में आए तो आपकी भी जान को खतरा हो जाएगा? देखिए, जान का खतरा तो हर पल बना रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड की बात है। तो मेरे को अभी डर, इन सब चीजों को मैं देखते हुए डर से मन हट गया। अब करना है मतलब करना है। अब जो भी करना है मतलब करना है। तो वहाँ के जो क्षेत्र, जो आपका क्षेत्र है वो तो और संवेदनशील क्षेत्र है। तो जी जब उस समय आपके पिताजी लोग लड़ाई लड़ रहे थे जी। तो उस समय भी आप सहभागिता निभाए थे कि उस समय आप पढ़ने चले गए थे? नहीं नहीं, उस समय मैं 10th 8 के आसपास था, लेकिन उस समय भी बंदूक उठाने के लिए सब लोग उठाए थे बंदूक, तो हमको भी हमारा पिताजी के रक्षा के लिए मोर्चा ड्यूटी वगैरह में हम लोग भी बंदूक लेके खड़े रहते थे। खड़े रहते थे। हाँ, रात को भी खड़े रहना पड़ता था कि कब कौन सा गोली किधर से आए, तो इसलिए खड़े रहना पड़ता था। अभी उस दौरान 2008 का और 2024 में आपको लगता है कि कुछ क्षेत्र में बदलाव आया है कि बदलाव जहाँ की चीजें थी वहीं की वहीं है? नहीं, बदलाव तो सिर्फ सिटियों में हुआ है। गांव में आज पानी का हो, सड़क का हो, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो यहाँ का खजाना आप 70 साल से ले जा रहे हो, 75 साल से ले जा रहे हो, लगातार ले जा रहे हो, लेकिन वो खजाना के बदले आप बस्तरवासियों को दे क्या रहे हो? हमको तो ऐसा बड़े बड़े विज्ञापनों में, होर्डिंग में दिखता है कि बस्तर बदल गया, बस्तर का विकास हो गया, बस्तर के लोगों को इतना अनुदान मिल रहा है, पीएम आवास मिल रहा है और बहुत सारे फ्री में राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। कि ये हमको सिर्फ दिखाया जा रहा है, वास्तविकता से ये परे है? नहीं नहीं, आवास का जो मुद्दा है, पिछले 5 साल में आवास एक भी नहीं बना है जी। उससे 1-2 बना होगा, लेकिन अभी चुनाव आया तो आवास दे रहे हैं, हम आवास दे रहे हैं, फॉर्म भर दिए, लेकिन मिला किसी को नहीं है, खाते में किसी के पैसा नहीं डाला है। तो हम कैसे मान ले कि भाई आपको आवास मिल रहा है? और दूसरा जो है बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो उनमें भी मतलब किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब बस सिर्फ फिल्म दिखावा दिखाया है जा रहा है बस। और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किए जा रहे हैं। जी जी। तो प्रकाश एक सिंपल रहने वाला नेता बनाए गए कि प्रकाश भी जब राजनीति की उसमें सवारी में नहीं, चढ़ गया, बन गए, तो उसके बाद फिर ये बोलेंगे कि प्रकाश भाई तो फोन ही नहीं उठाते हैं, प्रकाश भाई तो भूल गए, दिल्ली में रहेंगे प्रकाश भाई तो? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ये वादा कर रहे हैं आप नहीं, बस्तर की जनता के साथ? हम शुरू से स्ट्रगल करके आए हैं, ऐसा कि बहुत बड़ा परिवार से नहीं है कि हम आए और फिर हवा में ही बात कर रहे हैं, हवा में सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो जमीनी स्तर पे हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है कि हमको 24 घंटा में कभी भी कॉल आए तो हमको डॉक्टर उठ हैं। के खड़ा रहना पड़ेगा। जी। तो हम अगर अभी भी ऐसा होता है तो हमको भाई बराबर कॉल अटेंड करना है, लोगों से जुड़ना है, लोगों से बात करना है, लोगों के लिए सेवा करना है, तो ये सब चीजें हैं।
तो ये सब हम तो करना तो पड़ेगा। आज नाम वापसी का अंतिम दिन है और आज के बाद आपका मैदान शुरू हो जाएगा। तो वीडियो ब्लॉग आपको शुभकामनाएं देता है कि आप जी जान से लड़ें और लोगों के विश्वास पर खरा उतरे। तो ये है प्रकाश गोटे और बहुत ही साधारण से हैं, बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत ज़्यादा सोच के रखते नहीं हैं, बस ये चाहते हैं कि बस्तर का विकास हो। और चूँकि इनके परिवार के ऊपर कई प्रकार से नस्ली से ये पीड़ित हुए हैं, इनके परिवार में एक भाई अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच कोमा में संघर्ष कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद, विदेश से पढ़ाई करने के बाद अगर वो बस्तर की सेवा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप अपना 19 अग्रवाल को मतदान देने जा रहे हैं, तो प्रकाश के बारे में भी आप ज़रूर सोचिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो ब्लॉग के लगातार सभी वीडियो को देख रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली जिससे भी मुलाकात होगी तो उसकी सूचना आपको पहले पहुँच जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।